नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ड्राइंग एंड पेंटिंग विद मनीष शर्मा। मैं हूं मनीष। आज हम पढ़ने वाले हैं अमूर्त कला, जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं: वस्तु निरपेक्ष कला, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, नॉन फिगरेटिव आर्ट। और हमारे जो सिलेबस में है, जो हम इतने दिनों से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, एमए का 4th सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसकी ये लास्ट क्लास होगी। उसका सिलेबस आज की क्लास में कंप्लीट होने वाला है। उसका लास्ट टॉपिक है अमूर्त कला, जिसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी कहा जाता है। देखिए, अमूर्त कला नाम से स्पष्ट है, जिसमें कोई मूर्त ना हो, अमूर्त हो। मूर्त यानी आकार। वो कलाकृति जिसमें कोई निश्चित आकार ना हो, सिर्फ उस वस्तु का भाव हो, उसके रंग हो, लेकिन आकार नहीं होना चाहिए। आकार उसके अंदर नगण्य हो, ना के बराबर हो, उसे ही अमूर्त कहते हैं। जिसमें कोई मूर्त या आकार ना हो, उसे अमूर्त कला कहा जाता है। अमूर्त कला क्यों बनाई जाती है, इसका क्या उद्देश्य होता है? देखिए, आपके मन के अंदर क्या क्या विचार आप लेके बैठे हो, उसको कोई आकार नहीं दे सकता। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन किसी को समझाना नहीं आता, मुझे बताना नहीं आता, लेकिन मेरे मन में वो चीज़ है, बस वही चीज़ है, वो अमूर्त है, उसको आकार देना हमें नहीं आता। लेकिन फिर भी कलाकारों ने अपनी कोशिश की है, अपने अमूर्त भावों को कैनवास पे उतारने की कोशिश की है और दर्शकों को लुभाने की कोशिश की है। तो आज हम अमूर्त कला के बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अमूर्त कला का मोटा मोटी अर्थ क्या है? वो कलाकृति जिसमें कोई प्रकार का आकार या मूर्त ना हो, केवल वस्तु के रेखा, रंग और भाव प्रदर्शित किए गए हों, उसे अमूर्त कला कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वस्तु निरपेक्ष कला, वस्तु के बिना; एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, नॉन फिगरेटिव, जिसकी कोई फिगर ना हो, आकार ना बनाओ। ये 20वीं शताब्दी की कला है। देखिए, अमूर्त कला बहुत पहले से चली आ रही है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित बंदे ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन इसको एक अच्छे आंदोलन के रूप में शुरुआत करने वाले कांडिस्की थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अमूर्त कला हजारों सालों से चली आ रही है। जब हम जंगलों में रहते थे आदि मानव के रूप में, तो भी अमूर्त कलाएं होती रहती थी, लेकिन इसको एक निश्चित आंदोलन के रूप में 20वीं सदी के अंदर इसको एक रूप मिला। 20वीं शताब्दी की ये कला है अमूर्त कला। अब देखिए, अमूर्त कला में ये एक नॉर्मल पेंटिंग है। ये आम जो बना हुआ है, ये एक नॉर्मल पेंटिंग है। बच्चा भी बना सकता है इसको बनाकर आप खुद को आर्टिस्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत पेंटिंग आती है, तो ये नॉर्मल पेंटिंग है मैंगो की। अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या अमूर्त कला में बनाएं, तो इस प्रकार से ये चित्र बनेगा, जिसमें केवल आम का जो रंग है उसके धब्बे बनाए गए हैं। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत आकार इसमें दिखाई दे रहा है। ऐसे आधी आंखें बंद करके देखोगे तो ये आम जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अमूर्त कला में ऐसा नहीं होता। मैंने यहाँ पे कोशिश की इसका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाने की, तो इसमें देखिए सिर्फ रंगों के धब्बे हैं और कुछ लकीरें हैं और एक भाव दिखाई दिया गया है। ऐसे बनती है अमूर्त कला, जिसका कोई निश्चित आकार ना। ये मोनालिसा की पेंटिंग है, इसकी अमूर्त कला में थोड़ा बहुत बना है, लेकिन फिर भी ये मूर्त में ही आती है। निश्चित आकार नहीं है, बस रंगों के धब्बे, ज़्यादा धब्बे बनाए जाते हैं इस प्रकार। अमूर्त कला वह कला है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को वास्तविक रूप में दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। इसमें कलाकार रेखाओं, रंगों, आकारों, सतहों और रूपों के माध्यम से भावनाएं, लय और सौंदर्य व्यक्त करता है। इस कला में चित्र देखकर तुरंत यह समझना आवश्यक नहीं होता कि उसमें क्या बनाया गया है, बल्कि उसका उद्देश्य मन में भाव उत्पन्न करना होता है।
क्या आप इस बात को समझ पाए? इसको फिर से पढ़ते हैं, देखिए। किसी वस्तु या व्यक्ति दृश्य को वास्तविक रूप में दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। देखिए ये पेंटिंग जो है, इसकी तरफ देखिए, इसमें चित्रकार इस महिला को दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमूर्त कला में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि किसी महिला की हम चित्र बनाएं और उस लोगों को दिखाएं कि ये एक महिला है जो मैंने बनाई है। ऐसा अमूर्त कला में नहीं माना जाता। इसमें केवल रेखाओं, रंगों, आकारों, सतहों और रूपों के माध्यम से भावनाएं, लय और सौंदर्य व्यक्त किया जाता है। इसको आप फिर से नोट कर लें दिमाग में और अपनी पेन कॉपी में भी, और एग्ज़ाम आए तो उस कॉपी में भी आपको ये नोट करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर से बता दूं, हम थ्योरी कर रहे हैं एमए 4th सेमेस्टर MGUS यूनिवर्सिटी ड्राइंग एंड पेंटिंग का फर्स्ट पेपर की। इसको आप नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, या फिर वीडियोस से भी देख सकते हैं। भावनाएं, लय और सौंदर्य व्यक्त किया जाता है किससे? रंगों, आकारों, सतहों और रूपों के माध्यम से। किसमें? अमूर्त कला में। इस कला में चित्र देखकर तुरंत यह समझना आवश्यक नहीं होता कि उसमें क्या बनाया गया है, बल्कि उसका उद्देश्य मन में भाव उत्पन्न करना होता है। यह चित्र देखकर हमारे मन में कंप्लीट कोई संशय नहीं है, हमने हाथों हाथ सोच लिया कि ये एक महिला का चित्र है और इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते। सोच के देखो, अगर आपके मन सीधा आपके आगे ये पेंटिंग आ जाए, ये वाली, ये वाली पेंटिंग आ गई, क्या सोचते हो आप? आप कई देर सोचोगे इसके बारे में, है ना? सोचते रहोगे बस, और एक उत्तर आपको अगर मिल गया तो ठीक है, वरना आप इसके बारे में कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि ये एक अमूर्त भावना है, अमूर्त है, जिसकी कोई आकार, अब आकार हो तो हम समझ जाएं कि ये चीज़ बनी है, लेकिन इसका कोई आकार नहीं है। ये असंगत वस्तुओं का एक समूह है और कलाकार इन रंगों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। जैसे काला रंग एक भयंकर त्रासदी का भावना वाला होता है, और ये हरा रंग खुशहाली का होता है, ये गर्म कलर होते हैं, ये शीत कलर होते हैं। इस प्रकार से अपने भावनाएं व्यक्त कर रहा है अमूर्त कला से। आप समझ रहे होंगे। अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का सार यानी रस या मुख्य तत्व ग्रहण करना, अर्थात कलाकार वस्तु के बाहरी रूप को छोड़कर यानी आकार को छोड़कर उसके भाव, गति या प्रभाव को चित्रित करता है। सिंपल सी बातें हैं, समझ रहे होंगे आप। अमूर्त कला के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? वासिली कांडिस्की और पिएट मोंद्रियान। अमूर्त कला आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? वासिली कांडिस्की और पिएट मोंद्रियान। आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। इन कलाकारों ने माना कि रंग और रेखाएं स्वयं में भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितना कोई वास्तविक दृश्य। यानी कि इन कलाकारों ने माना है रंग और रेखाएं स्वयं में उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितना कोई वास्तविक दृश्य है। यानी हम अगर बिना आकार रूप के भी कोई चित्र बनाएं तो हम उतना ही प्रभाव दर्शक पर डाल सकते हैं। देखिए, वस्तु निरपेक्ष अमूर्त कला सौंदर्य का सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया था दार्शनिक प्लेटो ने। उनके अनुसार वृत्त, इसे वृत्त कहते हैं, वर्ग, आयत आदि आकार अपने आप में सुंदर होते हैं। इस प्रकार के जो हमने मैथ्स में पढ़ते हैं, ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, सर्किल, ये सभी चीज़ें ज्यामितीय आकारों में आती हैं। इनको ज्यामितीय आकार बोला जाता है। शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये सब ज्यामितीय आकारों में आते हैं। उनका सौंदर्य किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार शुद्ध रंगों में भी स्वयं का सौंदर्य होता है। प्लेटो का मानना था कि जो ज्यामितीय आकार है वो भी अपने आप में एक सुंदर है, उनको अलग से कोई आकार देने की जरूरत नहीं है। उनके अलावा इनसे भी हम सौंदर्य की प्राप्ति, सौंदर्य की अनुभूति कर सकते हैं।
वस्तु निरपेक्ष अमूर्त कला की क्या क्या विशेषताएं होती है? इसमें वास्तविक वस्तुओं का चित्रण आवश्यक नहीं होता। वास्तविक वस्तुओं का चित्रण आवश्यक नहीं होता, यानी आकारों की स्पेशल कोई आकार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप ऐसे चित्र भी बना सकते हो। रेखा, रंग, आकार और सतह का विशेष महत्व होता है। ये आकार ही तो है, ज्यामितीय आकार है, ये सर्किल, ये त्रिभुज हो गया, ये वर्ग, आयत, सभी बने हुए हैं इसमें। कलाकार अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। आपने देखा होगा जब बच्चे, आपके मन में ऐसी पेंटिंग्स जब आती है तो आपके मन में जरूरत है, ये तो बच्चे भी बना लेते होंगे, है ना? तो बच्चे कैसे बनाते हैं? स्वतंत्र रूप से ही तो बनाते हैं, वो कुछ बिना सोचे समझे ही तो बनाते हैं। यही तो कलाकृति की इसकी खूबसूरती होती है कि ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट स्वतंत्र रूप से इसे लोग बना सकते हैं। इसलिए ये इसकी प्रमुख विशेषता है वस्तु निरपेक्ष या अमूर्त कला की। अगली विशेषता है चित्र का उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं बल्कि अनुभूति कराना होता है। इसमें संगीत जैसी लय और ताल का अनुभव होता है। ये सब विशेषताएं हैं वस्तु निरपेक्ष कला की। शोपेनहावर एक विद्वान था, उनका विचार क्या है? उन्होंने चित्रकला की तुलना, अमूर्त चित्रकला की तुलना संगीत से की। उन्होंने कहा सभी कलाएं संगीत की ओर प्रवर्तित होती है। संगीत से की है क्योंकि देखिए, संगीत हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। फिर भी बिना देखे हमें संगीत सुनकर बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। हम खुश होते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें अच्छी देखें भी ना और हमें अच्छे विचार हमारे मन में आए? लेकिन संगीत की ये खास विशेषता होती है। इसी प्रकार इसकी तुलना की है शोपेनहावर ने चित्रकला से। चित्रकला, अमूर्त चित्रकला से भी हम संगीत की तरह बिना किसी आकार को दिखाए सौंदर्य की अनुभूति करवा सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार संगीत बिना किसी दृश्य रूप के भाव उत्पन्न करता है, उसी प्रकार वस्तु निरपेक्ष कला भी केवल रंगों और आकारों से भाव पैदा करती है। वस्तु निरपेक्ष कला का विकास कैसे हुआ? देखो, 1906 से 14 के बीच इस कला को स्पष्ट रूप मिला। धीरे धीरे कलाकारों ने यथार्थ चित्रण से हटकर शुद्ध सौंदर्य और भावों को महत्व देना शुरू किया। यथार्थ चित्रण यानी आकारों को नहीं बनाया उन्होंने, बिना आकार अमूर्त चित्र बनाने लगे। इस कला का प्रभाव केवल चित्रकला तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भवन निर्माण, नगर योजना, औद्योगिक कला, हस्तकला, आंतरिक सज्जा यानी इंटीरियर डिजाइन, अपने घर के अंदर की सुंदरता आदि क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा। वस्तु निरपेक्ष कला के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखो, वस्तु निरपेक्ष यानी अमूर्त। 1 नंबर, प्रत्यक्ष दृश्य से प्रेरित वस्तु निरपेक्ष कला। इसमें कलाकार किसी वास्तविक दृश्य या वस्तु से प्रेरणा लेकर उसे सरल आकारों और रंगों में बदल देता है। समझ गए होंगे? जैसे किसी असली चीज को जैसे आम को देखकर उसे वस्तु निरपेक्ष आकारों में बदलना। सर्किल बना दिया, यहाँ पे त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे आयत बना दिया, ये एक आयत, ये दूसरा आयत, सर्किल 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 त्रिभुज, ये आम का चित्र बन गया। ज्यामितीय आकारों से मिलाकर हम एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना दिए। इस प्रकार एक इसमें लिखा है प्रत्यक्ष दृश्य से प्रेरित। इस प्रत्यक्ष दृश्य से प्रेरित होकर वस्तु निरपेक्ष कला का हमने निर्माण कर दिया। 2 नंबर, पूर्ण कल्पनात्मक वस्तु निरपेक्ष कला। पूर्ण कल्पनात्मक यानी हमने किसी असली वस्तु को देखा भी नहीं, बिना प्रेरित हुए अगर हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हैं, वो भी इसकी एक प्रकार है। पूर्व कल्पनात्मक, सिर्फ सोच कर बिना देखे। इसमें कलाकार केवल अपनी कल्पना के आधार पर आकार और रचनाएं बनाता है। इसका किसी वास्तविक वस्तु से सीधा संबंध नहीं होता। वस्तु निरपेक्ष कला का क्या क्या महत्व है? इस कला ने कलाकार को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की, कला को धर्म और राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठाया, कला में शुद्ध सौंदर्य को महत्व मिला। दर्शक अपनी कल्पना से चित्र का अर्थ खोज सकता है। समझ गए? देखिए, ये जो चित्र हमने पहले देखा था, अगर मैं ये बनाऊं और आपको दिखाऊं तो मैं आप पर किसी प्रकार की कोई बंदिश थोप नहीं सकता। आपके मन में जैसे आए वैसे इस चित्र का अर्थ निकाल सकते हो। मैं
अगर मोनालिसा का चित्र आपको दिखाऊं तो मैंने आप पर थोप दिया कि ये मोनालिसा ही है, आप इसके अलावा इसको कोई चंद्रकला या कुछ ऐसा नहीं सोच सकते, आप मोनालिसा ही सोचोगे, आप पर मैंने थोप दिया। लेकिन ऐसी चित्रकारी जिस पर दर्शक बंदिश महसूस ना करें, वो अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाल लेता है, वो स्वतंत्र होता है। कितनी अच्छी बात है अमूर्त कला की। कल्पना से चित्र का अर्थ खोज सकता है। सरल उदाहरण क्या है इसका? यदि किसी चित्र में केवल लाल, नीले, पीले रंग की रेखाएं तथा आकृतियां हो तो उसे देखकर मन में शांति, उत्साह, रहस्य का अनुभव हो तो वह वस्तु निरपेक्ष कला कहलाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? वस्तु निरपेक्ष कला 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण कलाधारा है। वस्तु निरपेक्ष कला 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण कला धारा है, यानी कला आंदोलन है। इसमें कलाकार वास्तविक वस्तुओं की नकल करने के बजाय रंगों, रेखाओं और आकारों के माध्यम से भावनाओं और सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है। यह कला देखने वालों की कल्पना और अनुभूति को जागृत करती है। यह होगी अमूर्त कला। अब इसके जो महत्वपूर्ण कलाकार थे कांडिस्की और पीट मोंद्रियान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कांडिस्की एक रशियन कलाकार थे। कांडिस्की ये जन्म इनका 1866, मृत्यु 1944 में हो जाती है। वस्तु निरपेक्ष कला के महान ये प्रणेता थे। वस्तु निरपेक्ष यानी अमूर्त कला के महान प्रणेता थे वासिली कांडिस्की। इनका पूरा नाम है वासिली कांडिस्की। प्रथम युद्ध से पूर्व की अमूर्त कला के प्रणेता कौन थे? कांडिस्की। याद करना है, प्रथम युद्ध से पूर्व की, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। उससे पहले की जो अमूर्त कला का आंदोलन चल रहा था, उनके प्रणेता थे वासिली कांडिस्की, जो एक रशियन कलाकार थे। जन्म इनका मॉस्को में होता है, जो रूस की राजधानी है, रूस। उन्होंने विद्यार्थी अवस्था में कानून, राजनीतिक, अर्थशास्त्र व सांख्यिकी का अध्ययन किया। आयु के 29वें वर्ष में प्रभाववादियों की चित्र प्रदर्शनी को देखकर चित्रकला का अध्ययन शुरू किया। 1896 में म्यूनिख गए, जहां पहले एंटोन आत्सबे से व बाद में स्टुक से शिक्षा ली। ये आर्टिस्टों के नाम है। म्यूनिख में किससे शिक्षा ली कांडिस्की ने? एंटोन आत्सबे और स्टुक से। 1900 में जर्मन युगेंडशील, ये एक आंदोलन है युगेंडशील, वह प्रभाववाद से प्रभावित होकर एक सम्मिश्रित शैली विकसित की। 1902 में पेरिस गए, इसके बाद ट्यूनीशिया व इजिप्ट में रहे। 1903 में द ब्लो राइटर का चित्रण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द ब्लो राइटर के चित्रकार कौन है? वासिली कांडिस्की। बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम और थ्योरी में भी पूछा गया है। द ब्लो राइटर का चित्रकार किसने किया? कांडिस्की ने किया 1903 में। 1906 में पेरिस में एक वर्ष रहने के दौरान बोवार, विपार, वान गो, सिनियाक, सेजान व मोने के उत्तरकालीन चित्रों के प्रभाव को आत्मसात किया। 6 से 8 तक वे भीले पहाड़ों का चित्रण किया। रंगों की चमक, स्वच्छंद, तत्तिका धात, गतिपूर्ण रेखा आदि विशुद्ध कलात्मक गुणों पर बल दिया। 1908 में क्विंस्की ने फाव पद्धति के चित्र बनाए। क्विंस्की ने, कांडिस्की ने फाव पद्धति के चित्र बनाए, जिसमें वस्तु के सादृश्य की उपेक्षा की। कांडिस्की को रशियन लोक कला व बवारिया की लोक कला के चमकीले रंगों के अलंकरण से विशुद्ध दृष्टिकोण मिला। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कांडिस्की को कौन सी लोक कला से विशुद्ध दृष्टिकोण मिला? तो रशियन लोक कला और बवारिया की लोक कला। 1909 में कांडिस्की ने म्यूनिख में नव कलाकार मंडल, न्यू आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट, म्यूनिख में नव कलाकार मंडल या न्यू आर्टिस्ट एसोसिएशन की
स्थापना किसने की? कांडिस्की ने। कब की? 1909 में। 1910 से 12 तक चित्र में वस्तुओं का आभास अस्पष्ट है। वस्तुओं का कोई आभास नहीं है, यानी वस्तुओं का कोई आकार नहीं है। इस प्रकार के वो अमूर्त चित्र बनाते थे। देख लीजिए, ये सब अमूर्त है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप स्वतंत्र है इसके बारे में अर्थ निकालने के लिए। इसे अमूर्त चित्रकला कहा जाता है, जिसका कोई अर्थ आकार ना हो। 1910 ईस्वी में कांडिस्की ने चित्रों को केवल संयोजन शीर्षक से प्रदर्शित करने लगे। संयोजन चित्र शीर्षक से प्रदर्शित करने लगे। 1910 में कांडिस्की ने अपना प्रथम वस्तु निरपेक्ष चित्र जल रंग में बनाया। वाटर कलर में एक वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्र बनाया उन्होंने। कब? 1910 में पहली बार कांडिस्की ने। 1912 में घनवाद, सुरीलवाद, भविष्यवाद के आकारों तथा रचना की तत्वों को अपने चित्रों में स्थान देना प्रारंभ किया और चित्र पूर्ण रूप से वस्तु निरपेक्ष बन गए। कांडिस्की ने कलात्मक प्रेरणाओं का वर्गीकरण किया। प्रभाव, वस्तु सृष्टि से प्राप्त प्रेरणा ली। 1910 ईस्वी तक इस प्रेरणा में फाव शैली के चित्र बनाए। स्वयं स्फूर्त अंतर्मन से उत्स्फूर्त आंतरिक प्रेरणा ली। 1910 से 1921 तक इस प्रेरणा में वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावादी चित्रण किया। रचना आत्मिक प्रेरणा, जिसका बार बार साक्षात्कार होता है, जो बुद्धि से संपर्क रखती है, उनकी एक रचना है आत्मिक प्रेरणा। 1921 ईस्वी के पश्चात इस प्रेरणा में रचनात्मक वस्तु निरपेक्ष चित्र बनाए। 1914 में कांडिस्की मॉस्को चले गए, जहां 18 तक वे फाइन आर्ट एकेडमी में डायरेक्टर नियुक्त हुए। 1921 में बर्लिन में क्ले, ये एक आर्टिस्ट का नाम है, क्ले के साथ बॉहौस में प्राध्यापक रहे। 1921 में उनके चित्रों में ज्यामितीय आकार दिखाई देने लगे। इनकी पूर्ण वस्तु निरपेक्ष कृतियों को सितारों से जगमगाते विश्वमंडल का रूप प्राप्त हुआ। 1922 से 33 के मध्य कांडिस्की ने वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, अर्धवृत्त आदि ज्यामितीय आकारों से वस्तु निरपेक्ष चित्रण किया। तो ज्यामितीय आकारों से कांडिस्की ने कब वस्तु निरपेक्ष चित्रण किया? 1922 से 33, 10 साल तक। 23 में कांडिस्की ने यालेंस्की, फेनिजर व पॉल क्ले के साथ W4 ग्रुप की स्थापना की। कांडिस्की ने बर्लिन में वृत्त, वर्ग, आयत आदि ज्यामितीय आकारों से वस्तु निरपेक्ष रचनाएं की। कांडिस्की के ये चित्र रचनावादी कला से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें रचनावाद के अलंकारित्व, औचित्य या उपयुक्ततावादी महत्व नहीं है। इनके चित्रों में सृजन व आत्मीय तत्वों का दर्शन लगता है। कांडिस्की ने भाववाद, अभिव्यंजनावाद के भावनापूर्ण गतित्व को वस्तु निरपेक्षता की ओर मोड़ दिया। कांडिस्की ने दोनों विश्व युद्ध के बीच के काल में सर्वश्रेष्ठ कृतियों की रचना की। 1914 से 45 के बीच के अंदर सर्वश्रेष्ठ कृतियों की रचना की, जो वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद व रचनावाद के सिद्धांतों के अनुसार श्रेष्ठ मानी जाती है। वस्तु निरपेक्ष चित्रण में कांडिस्की की रुचि प्रारंभ से ही थी। कांडिस्की ने मान्य के चित्रण के आधार पर अमूर्त अभिव्यंजनावाद विकास किया, जो आगे चलकर अमूर्त अभिव्यंजनावादी अध्ययन के रूप में अधिक विकसित हुआ। उनका कहना था चित्रकला को अमूर्त होना चाहिए। उनकी वस्तु निरपेक्ष कलाकृतियाँ स्वप्न के समान आलेखन मात्र नहीं, इनमें कुछ न कुछ सारत्व विद्यमान रहता है, जिन्हें केवल जानकर व्यक्ति ही समझ सकता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक के आधार पर चित्रण किया। इन चित्रों में प्रतीक व चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनकी कलाकृतियों में कहीं कहीं तोप, धुआं, गिरते मकान का प्रतीकात्मक आभास दिखाया गया है, जिसे 1913 में युद्ध के पहले अंकित किया गया था। कांडिस्की ने अतार्किक व आत्मिक के आधारभूत तत्वों के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा, आधुनिक कला का जन्म तब ही होगा जब हस्ताक्षर प्रतीकों का स्थान ग्रहण कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। कांडिस्की ने अतार्किक व आत्मिक के आधारभूत तत्वों के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा, आधुनिक कला का जन्म तब ही होगा जब हस्ताक्षर प्रतीकों का स्थान ग्रहण कर लेंगे। ये बात किसने की है? कांडिस्की ने, जो अमूर्त कला के संस्थापक प्रणेता हैं। कांडिस्की ने अपने आंतरिक आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर घोषित किया
कि भविष्य में कला घनिष्ठ वस्तुनिरपेक्ष व घनिष्ठ यथार्थवाद के बीच दोलायमान रहेगी। ये बहुत बार आ चुका है। दोलायमान वाला कथन किसने कहा है? कांडिस्की ने। कला के आत्मिक तत्व के बारे में लिखा कि कला के दो तत्व हैं, आंतरिक व बाह्य। जो आंतरिक है वह है कलाकार की आत्मिक भावना और आंतरिक तत्व का होना अनिवार्य है, नहीं तो कलाकृति एक कपट मात्र रह जाती है। आंतरिक भावना कलाकृति में होनी चाहिए, ऐसा कांडिस्की ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कलाकृति में कलाकार की आंतरिक भावना नहीं है तो एक कपट है, एक धोखा है। आंतरिक तत्वों से कलाकृति का रूप निश्चित किया जाता है। कांडिस्की के अनुसार चित्रकार का लक्ष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। वह अभिव्यक्ति शुद्ध आकारों व रंगों से सबसे शक्तिशाली रूप में की जा सकती है। कला में हर बात का स्वतंत्र है। कांडिस्की की पुस्तक कौन कौन सी थी? याद करने योग्य चीज़ें हैं। कला में आत्मिकता, स्पिरिचुअल इन आर्ट, कांडिस्की की है। देखो, स्पिरिचुअल कला में आत्मिकता नहीं है, सॉरी, आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता, कला में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल इन आर्ट। इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसकी एक ट्रिक हो सकती है इसे याद करने की। देखो, कांडिस्की, इसमें एक कांड शब्द आ रहा है। हम सुंदरकांड घर पे करवाते हैं तो वो एक आध्यात्मिकता के रूप है, स्पिरिचुअल है हम, तभी तो हम सुंदरकांड करवाते हैं। इसका इससे कनेक्शन कर सकते हैं। स्पिरिचुअल इन आर्ट पुस्तक, बुक किसकी है? कांडिस्की की। पुस्तक लिखी उन्होंने 1910 में, प्रकाशित हुई 12 में। इस पुस्तक का प्रमुख सिद्धांत रंगों व आकारों की सुसंगति का आधार मानवीय आत्मा के उद्देश्य एवं संपर्क से ही हो सकता है। यह पुस्तक कला को वस्तु सादृश्य के बंधन से मुक्त करने में बहुत सहायक रही। यानी वस्तु के आकारों को बनाने का जो परंपरा थी उससे मुक्त हो गई थी, मुक्त कराने में बहुत सहायता की इस पुस्तक ने। बिंदु व रेखा से समतल, पॉइंट एंड लाइन टू प्लेन, ये बुक लिखी है 1925 में कांडिस्की ने, प्रकाशित हुई 26 में। इसमें रचना के सिद्धांतों का वर्णन है। कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट, ये भी कांडिस्की की पुस्तक है। अब इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? अनटाइटल, ये वाटर कलर में 1910 में बना है। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था 1910 में कांडिस्की ने अपना प्रथम वस्तुनिरपेक्ष जल चित्र जल रंग में बनाया था। इसमें ये कांडिस्की ने चित्रों को केवल संयोजन शीर्षक से प्रदर्शित किया, ये यहाँ पे गलत है। ये अनटाइटल इस नाम से इन्होंने अपने कई चित्र प्रदर्शित किए हैं। अनटाइटल यानी इसका कोई शीर्षक नहीं दिया उन्होंने। फिर से चलते हैं वहीं। इनका प्रमुख चित्र है अनटाइटल, जो वाटर कलर में 1910 में बना था। प्रथम वस्तु निरपेक्ष चित्र था कांडिस्की का। ब्लो राइटर, नीलो घोड़ा, अंतिम भोज, ओडेसा पोस्ट। अंतिम भोजन कई चित्रकारों ने बनाए तो इसे याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं। ओडेसा पोस्ट, ओल्ड टाउन, कपल राइडिंग, कलरफुल लाइफ, हाउसेज इन म्यूनिक, ब्लू माउंटेन, इम्प्रोवाइजेशन, कंपोजिशन, एंजल ऑफ द लास्ट जजमेंट, स्मॉल प्लेजर, राइटर सेंट जॉर्ज, मॉस्को फर्स्ट, मॉस्को, डस्क, रेड ऑवेल, वाइट क्रॉस, ऑन वाइट, सर्किल इन द सर्किल व कंपोजिशन, ब्लू, अपवर्ड, अनआइकल, ग्लूमी सिचुएशन, 30, ग्रीन फिंगर, इन टाइम मैसेज, अनटाइटल्ड। ये सभी चित्रों के नाम हैं जो आप नोट कर लें। अगले चित्रकार है पिएट मोंद्रियान। जन्म होता है उनका 1872 में, मृत्यु होती है 1944 में। ये वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता थे। जन्म इनका ओम्सफोर्ट नगर, हॉलैंड में होता है। मोंद्रियान ने नियमबद्ध कला शिक्षा के बाद क्रमशः प्रभाववाद व फाववाद का अध्ययन किया। 10 में घनवाद की विश्लेषणात्मक चित्रण में शैली में चित्रण करने लगे। मोंद्रियान ने घनवाद का अध्ययन कर नवलच्छीवाद की दिशा में कदम उठाया। मोंद्रियान भविष्यवाद से भी प्रभावित थे। 1911 ईस्वी में पेरिस गए, जहाँ 1914 तक रहे।
मोन्द्रियान थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। मोन्द्रियान ने इस समय आड़ी व खड़ी रेखाओं द्वारा पानी के लहरों, वृक्षों, भावना आदि को ज्यामितीय रूप में चित्रित किया। ज्यामितीय जो अमूर्तता थी, इनके ये जनक थे। ज्यामितीय अमूर्त कला के जनक पिएट मोन्द्रियान थे, याद रख लें। 14 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही मोन्द्रियान नीदरलैंड गए। नीदरलैंड में अपनी कला शैली को विकसित किया। डच दार्शनिक शॉन मार्कस के विचारों का प्रभाव पड़ा। शॉन मार्कस की 2 पुस्तक द न्यू इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड और प्रिंसिपल का प्लास्टिक मैथमेटिक्स, इन दोनों पुस्तकों से मोन्द्रियान बहुत प्रभावित थे। इस प्रकार के ये चित्र बनाते थे, सिर्फ ज्यामितीय आकार वर्गों का उपयोग करके ही ये सिर्फ चित्र बनाते थे। कौन? मोन्द्रियान। मोन्द्रियान ने भिन्न रंगों के आयताकार समतलों में आड़ी और खड़ी रेखाओं से चित्र बनाया है। आड़ी और खड़ी, इस प्रकार चित्र बनाया है। समान नियमबद्ध रचनाओं का निर्माण शुरू किया। मोन्द्रियान ने कला विषयक विचार क्या थे? मोन्द्रियान के रेखा व रंग चित्रकला के मूल तत्व हैं और उनको वस्तु सादृश्य के बंधन से मुक्त करके स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना चाहिए, ये कथन है मोन्द्रियान का। चित्र क्षेत्र स्वभाव से समतल होता है, अतः चित्रकला में घनत्व, दूरदृश्य लघुता जैसे बाहरी तत्वों का समावेश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा चित्र क्षेत्र यानी कैनवास जिस पर हम चित्र बना रहे हैं वो समतल होता है, अतः चित्रकला में घनत्व यानी इसके अंदर भार और छाया चित्रण जैसे बाहरी तत्वों का समावेश नहीं होना चाहिए। उसको 2D ही बनाओ, 3D बनाने की कोशिश मत करो, ऐसा कहा है पिएट मोन्द्रियान ने। संपूर्ण दृश्य सत्य का आविष्कार सबसे पहले सरल आकारों में ही होता है तथा चित्रकला में आयत जैसे सरल आकारों की योजना अपरिहार्य है। 17 में मोन्द्रियान ने प्राथमिक रंगों, आड़ी खड़ी रेखाओं, त्रिभुज, आयत आदि ज्यामितीय आकारों से चित्रण किया। उन्हें नवलचीवाद नाम दिया। इस प्रकार के उन्होंने चित्र बनाए। आड़ी और खड़ी रेखाओं से जो प्राथमिक कलर है, नीला, पीला, लाल, इन रंगों का यूज करके उन्होंने जो चित्र बनाए उन्हें नवलच्छी नाम दिया है। किसने? पिएट मोन्द्रियान ने। मोन्द्रियान ने नवलच्छीवाद का प्रमुख सिद्धांत विरोधों में सुसंवादित्व याद करना है। इसमें आड़ी व खड़ी समकोण रेखाओं के विरोध का सुसंगत दर्शन है। 1919 में मोन्द्रियान पेरिस गए जहां 38 तक रहे। 39 में मोन्द्रियान लंदन गए तथा 40 में न्यूयॉर्क पहुंचे। डे स्टाइल आर्ट जर्नल में मोन्द्रियान द्वारा नियोप्लास्टिज्म इन पेंटिंग 11 लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की गई। डे स्टाइल आर्ट जर्नल में नियोप्लास्टिज्म इन पेंटिंग ये लेख लिखे मोन्द्रियान ने। मोन्द्रियान ने देनदिनी में लिखा, वस्तु के बाह्य रूप से सुख प्राप्त होता है तो आंतरिक से चैतन्य जीवन प्राप्त होता है। यानी बाह्य रूप, बाहरी आकार को देखकर अगर थोड़ी बहुत शांति मिलती है, लेकिन आंतरिक रूप को देखकर चैतन्य जीवन यानी जीवन धन्य हो जाता है। मोन्द्रियान की पुस्तक द नियोप्लास्टिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नियोप्लास्टिज्म पुस्तक किसकी है? मोन्द्रियान की। मोन्द्रियान की शैली की रचना सिद्धांत हार्मनी इज द बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। प्रमुख चित्र इनका कुटिया का दृश्य चित्र, आड़ा वृक्ष, 12 में बनाए चित्र, जिंजर पॉट का वस्तु चित्र, पुष्पित वृक्ष, अंडाकार रचना, पूर्ण वस्तु निरपेक्ष चित्र है। अंडाकार का विरोधी आकार के रूप में प्रयोग कर मोन्द्रियान ने इस चित्र में खड़ी व आड़ी रेखाओं के मौलिक विश्ववाद को सुनिश्चित रूप दिया। इसके बारे में उन्होंने कहा, पौरुष्य व प्राकृतिक उच्च व पुरस्कृत, धन व ऋण चिन्हों की रचना, ये चित्र का नाम है। सरल रेखाओं की ले। मोन्द्रियान के अंतिम चित्र ब्रॉडवे बूगी वूगी, विक्ट्री बूगी वूगी, विंड मिल इन द सनलाइट, ए वन इवनिंग,
द रेड ट्री, द रेड मिल, लैंडस्केप विद ट्रीज, द ग्रे ट्री, टेबल कंपोजिशन विद द रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। वस्तु निरपेक्ष कला के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यानी अमूर्त कला के महत्वपूर्ण बिंदु। वस्तु निरपेक्ष कला 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। 1893 में मासिक पत्रिका के लिए हेनरी वान डे वेल्ड, ये एक डच चित्रकार थे, डच यानी नीदरलैंड के थे वो, कहीं भी डच नाम आए तो यानी नीदरलैंड देश के थे। हेनरी वान डे वेल्ड ने कुछ वस्तु निरपेक्ष कास्ट खुदाई का चित्रण किया, यानी लकड़ी के फट्टे के ऊपर कुछ खुदाई की जो वस्तु निरपेक्ष थी, मूर्ति थी। 96 में ऑगस्ट एंडल ने म्यूनिख यानी जर्मनी, छाया चित्रकार की दुकान के आगे वाले भाग पर वस्तु निरपेक्ष आकृतियां बनाई। 1905 में स्फूर्ति ओनिस ने संगीत को दृश्य समरूप के साकार करने के लिए सागर संगीत, ओशन सोनाटा, सर्प संगीत, सूर्य संगीत चित्र बनाए। 1906 में होथसेल ने वस्तु निरपेक्ष प्रयोग किए। 8 में पिकाविया ने अपना वस्तु निरपेक्ष चित्र रबड़ बनाया। 9 में योसेफ लकास ने जल रंगों के कुछ वस्तु निरपेक्ष चित्रण किया। 20वीं शताब्दी में मानव का जीवन दर्शन आदर्शवाद से विचलित होकर अस्तित्ववादी बन गया। प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, भाववाद की अंकन पद्धति में वस्तु निरपेक्षता की ओर अविचारित प्रगति थी। घनवादी और भविष्यवादी कलाकारों ने ज्यामितीय आकारों प्रयोग का वस्तु निरपेक्षता के निकट पहुंचे। उनको वस्तु निरपेक्षता के क्षेत्र में रिक्तता का भय था तथा वे अपनी कला को पूर्ण निरपेक्ष नहीं बना पाए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कलाकारों ने विशुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाकर कला के मूल तत्वों का बाह्य उद्देश्य से पृथक विचार शुरू किया और उनके स्वाभाविक विकास पर ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप वस्तु सादृश्य, कथन, संदेश, प्रचार, विचार दर्शन, प्रासंगिक महत्व आदि बाह्य उद्देश्य का महत्व संकुचित होकर कला को अंतः पूर्ण रूप से वस्तु निरपेक्ष रूप प्राप्त हुआ। डेलोने के चित्र वृत्तीय के बारे में अपोलिनेयर ने कहा, इन चित्रों द्वारा वस्तु निरपेक्ष कला फ्रांस में प्रकट हो गई है। 11 में लरियनोव ने मॉस्को और 12 में डेलोन व कुप्का ने वस्तु निरपेक्ष चित्र बनाए। कुप्का की वस्तु निरपेक्ष कला स्वयं प्रेरित थी। इनके पीछे घनवाद, भविष्यवाद व भाववाद की कोई प्रेरणा नहीं थी। 13 में बनाए आकारों का विरोध तथा डेलोनो की सुरीलवाद की रचनाओं में वस्तु निरपेक्षता का पर्याप्त विकास हुआ। 20 के बाद डेलोने की कृतियां अधिक वस्तु निरपेक्ष लगी, लेकिन 30 के बाद वस्तु निरपेक्ष प्राप्त हुआ। वस्तु निरपेक्ष की कला इतिहास में कांडिस्की व मोंद्रियान दोनों का स्थान समान है। कांडिस्की और मोंद्रियान दोनों का समान स्थान है। वे अमेरिकी चित्रकारों मॉर्गन रसेल व स्टैंटन मैकडोनाल्ड राइट ने डेलोने के प्रभाव में आकर वस्तु निरपेक्ष चित्रण शुरू किया। इन्हीं से अमेरिकी वस्तु निरपेक्ष कला का आरंभ हुआ। अमेरिका में मॉर्गन रसेल व स्टैंटन मैकडोनाल्ड राइट ने अमूर्तता का आरंभ किया है। वे स्वयं को सिंक्रोमैटिक्स कहते थे। पैट्रिक हेनरी ब्रूस भी वस्तु निरपेक्ष अमेरिकन चित्रकार थे। 13 में आर्मरी शो प्रदर्शनी में मॉर्गन रसेल, स्टैंटन मैकडोनाल्ड राइट, पैट्रिक हेनरी ब्रूस तीनों के वस्तु निरपेक्ष चित्र प्रदर्शित हुए। रशियन चित्रकार मालेविच ने ज्यामितीय आकारों के सर्वोच्चतावादी कृतियां बनाई। टाटलिन, गाबो, फ्रेस्फर का रचनावाद व रोकोको का निर्वस्तुवाद वस्तु निरपेक्ष ध्येय से प्रेरित थे। ओजाम्फा व जानेर की पुस्तक घनवाद के बाद पुस्तक किसकी है? ओजाम्फा द जानेर। उत्तर घनवादी काल में यूरोप के विभिन्न शहरों में नव चित्रकारों के मंडल घनवाद से प्रेरणा लेकर नवीन दिशाओं में प्रयोगशील थे, उन्हें जिससे यूरोपीय कला को पर्याप्त वस्तु निरपेक्ष रूप प्राप्त हुआ। बहोस ने निम्न पुस्तकें प्रकाशित की। कले की पुस्तक थी अध्यापन शास्त्र की अभ्यास पुस्तिका। कांडिस्की की पुस्तक थी बिंदु व रेखा से समतल। मालेविच की थी निर्वस्तु जगत। 20 से 30 के कालखंड में ऑटो फाइंडलिस, मैकडोनाल्ड राइट, मॉर्गन रसेल वस्तु निरपेक्ष कृतियां बनाने में कार्यशील थे। बस यही इसकी जो है थ्योरी है लास्ट की, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। MA 4th सेमेस्टर फर्स्ट पेपर के सभी टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। धन्यवाद।